हेलो एवरीवन, कंप्लीट सॉल्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 अप्रैल और जैसा कि पता है कि हर संडे को हमारे यहाँ ऑफलाइन टेस्ट करवाया जाता है यूपी पुलिस का। और इस बार आज टेस्ट हुआ और उसी टेस्ट का सॉल्यूशन लेके हम आए हैं आप यूट्यूब के माध्यम से। आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, क्योंकि ये आज हमें मैथ, रीजनिंग और ये जीके, जीएस, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करवाना है। एक ही वीडियो में ये सारी चीज जो है काफी लेंदी हो जाएंगी, काफी टाइम जो है उसका ड्यूरेशन बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस पे ज्यादा डीप में न जा करके हम केवल ऑप्शन को टच करेंगे और वहां से हम आगे बढ़ चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठोस कोण को मापने की यूनिट क्या होगा मेरे भाई? आपको पता है जो डिग्री है, ये आपकी जो डिग्री है, डिग्री ये कोण मापने की इकाई है। ये जो सिंपल कोण होता है उसकी यूनिट है। रेडियन जो है वो समतल कोण के लिए है। जो स्टेरेडियन है ये आपका जो है ये ठोस कोण के लिए है। ठोस कोण या यूं कहो तो जो जो थ्री डी जो है इमेज होता है उसका कोण मापने के लिए स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री से हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी अम्ल हैं जो फ्लुएंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए एसिटिक अम्ल, आपका सही ऑप्शन है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल स्पेशली जो है दूध में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है ये आपका नींबू में पाया जाता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक एसिड, ये काफी क्वेश्चन चर्चित है। फार्मिक एसिड या ये बोलो तो फार्मिक अम्ल, ये चींटी चींटी व जो बिच्छू होते हैं, बिच्छू के डंक में इसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल रक्त कण आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और जो ब्लड से रिलेटेड जो है बायोलॉजी से क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। जो आरबीसी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि ब्लड जो होता है, चाहे आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, प्लेटलेट्स की बात करें, चाहे सीरम की बात करें, सबका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा से होता है, बोन मैरो से होता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मेरे प्यारे बच्चों सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया, आपसे प्रश्न बनाया जाता है कि बुद्ध ने जब पहली बार उपदेश दिया तो किस भाषा में दिया था? तो भाषा याद रखिएगा मेरे भाई, भाषा थी पाली। पाली भाषा थी। और इनके उपदेश का भी नाम रखा गया था, उसको बोलते हैं हम लोग धर्म चक्र। धर्म चक्र प्रवर्तन। बोध गया आपको पता होगा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे हुई थी, बिहार के बोध गया में। लुम्बिनी उनका जन्मस्थल है। यहाँ पे 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व यहाँ पे ये पैदा हुए थे। कुशीनगर आप जान रहे हैं, जो कुशीनगर है गोरखपुर में पहले पड़ता था, अब तो अलग ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ये 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व जो है इन्होंने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था, यानी अपने देह को त्याग दिया था, यानी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? मेरे भाई आपको पता होगा जो दूसरा मुगल शासक था हुमायूं, जिसे हम लड़खड़ाता हुआ शासक कहते हैं, इन्होंने यमुना नदी के तट पर दिल्ली में जो है दीन पनाह नामक शहर का नींव रखा था। और एक मजेदार बात यह है कि दीन पनाह का जो पुस्तकालय था उसी की सीढ़ियों पे लड़खड़ा करके गिर करके इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया था। चलिए एक प्रश्न बन सकता है कि ये दीन पनाह जो शहर की स्थापना किया कब था? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये 1533 ईस्वी में दीन पनाह शहर का स्थापना हुमायूं ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की योजना
राम प्रसाद बिस्मिल, और किसने की थी? तो मेरे भाई आपको पता है कि काकोरी रेलकांड जो है अब काकोरी एक्शन के नाम से जानी जाती है, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। डेट भाई याद रखिएगा, 9 अगस्त अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। इसमें हुआ क्या था कि राम प्रसाद बिस्मिल और ये अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, ये सब जो है मिल करके जो सहारनपुर लखनऊ की ट्रेन थी, काकोरी से जब निकली तो उसको लूट लिए थे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन होगा सी, अशफाक उल्ला खान। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार से संबंधित है? तो ये रेयर कोई स्टूडेंट होगा जो ये आर्टिकल जिसको पता ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन का ये सबसे फ्लुएंट आर्टिकल है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, यानी आप किसी के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई याद रखिएगा, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 होना चाहिए। 35 जो है ये राष्ट्रपति के लिए है, राष्ट्रपति के लिए है। और ये जो 21 वाला देख रहे हैं आप, ये जो है पंचायत में, ये पंचायत का सदस्य बनने के लिए है। अगला क्या है, वह कौन सा बजट होता है जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए? तो प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों का न्यायोचित जो है शून्य आधारित बजट पे होता है, जिसमें शून्य को आधार मान करके हम नए सिरे से नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक में एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। तो मेरे भाई आप तो गांव के हैं और मोर देन स्टूडेंट गांव के, उनको पता है कि जब भी हमको घास हटाना है या घास कोड़ना है तो हम फावड़ा यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? भाई आपको पता है कृषि से जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं वो बेस होते हैं, जैसे आपका लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि, ये सब जो होते हैं प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। और प्राथमिकता क्षेत्र प्राप्त का जो ऋण होता है इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका ए है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए पहला जो होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी जो होता है ये मानव संस्कृति का अध्ययन, यानी मानव का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसका अध्ययन की हम बात करते हैं इसमें, तो ये सही ऑप्शन नहीं है। दूसरा है डेमोग्राफी, ये सही ऑप्शन है। डेमोग्राफी में जनसंख्या घनत्व और उस संख्यांकी की बात करते हैं। ये ऑन्कोलॉजी जो है ये कैंसर विज्ञान से संबंधित है, इसमें कैंसर से रिलेटेड जो है फैक्ट को हम पढ़ते हैं, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। सोशियोलॉजी आपको पता है, सामाजिक विज्ञान, ये कौन नहीं जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, ये सबसे सस्ता वाला क्वेश्चन है आपके सामने डिस्प्ले पे, कि आपको पता है कि सबसे प्राथमिक अगर स्रोत की बात करें और सबसे बड़े बृहद सोर्स की बात करें तो वो सूर्य है। अगला क्वेश्चन है, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? तो मेरे भाई अगर आप जियोग्राफी पढ़े होंगे तो ये बात बड़ी ही फ्लुएंटली जानते होंगे कि जो टर्फ रॉक है वो एक अग्नि चट्टान का ही रूप होता है। ये इसमें अगर चट्टानों की बात करें तो पढ़ने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं आपको बताने के लिए, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में ये सारी चीजें मैं डिस्कस भी करता हूँ काफी अच्छी डिटेल में, लेकिन समय के अभाव में मैं वो टिक करके क्वेश्चन को जो आंसर उसको टैग करके हम आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि कहा जाता है? मेरे भाई आपको पता है हिमालय क्षेत्र में जब उथल पुथल होता है, जब भीषण तूफान आता है तो सबसे पहले प्रभावित जो है भूटान होता है, इसीलिए हम उसको जो है थंडर ड्रैगन की भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लट्ठा मार होली उत्तर प्रदेश के नीचे निम्नलिखित किस शहर में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? तो मेरे भाई लट्ठा मार होली जो है ये मथुरा के नंदगांव और बरसाना में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के आंख को निशाना बनाया था, ये आपके महाभारत काल की कहानी हस्तिनापुर वाली। आपको पता होगा कि पंचाल के राजा जो थे द्रुपद, द्रुपद की लड़की थी द्रौपदी, और उन्होंने अपनी लड़की की शादी करने के लिए स्वयंवर रचा था कि जो अगर मछली के तीर में आंख मारेगा उससे शादी होगी, तो अर्जुन ने जाकर के वो वहां पे मारा था। तो वो जगह मेरे भाई उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में है जहां पे महादेवी वर्मा जी पैदा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन
संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मेरे भाई ये सही ऑप्शन है 1803। इसमें क्या हुआ कि जो बड़े बड़े राजस्व अधिकारी हैं, जैसे मान लीजिए अमीन थे, तहसीलदार थे, ये लोग जो सरकारी संपत्ति होती थी उसका जो गबन करते थे, उन पे अंकुश लगाने के लिए इस अधिनियम को जो है एग्जीक्यूट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अगला है, आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीपी की तैयारी के लिहाज से ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राजस्व में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो मेरे भाई बच्चा बच्चा जानता है, डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक हैं यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। किस अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन बड़ा ही फ्लुएंट है, सबको पता है कि मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र जो है इसी को अंतरराष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। मेरे भाई तभी से जो है हम लोग 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनआईए का पूर्ण रूप क्या है? एनआईए आपको पता होगा, जब ताज होटल पे कांड हुआ था आतंकवादियों का, तो उसी समय एनआईए का गठन किया गया था 2008 में। उसका एनआईए को हम बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक नेशनल इक्विनेशन एजेंसी, नवल इन्वेस्टिगेशन, न्यू। सही ऑप्शन है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका गठन जो है 2008 में हुआ था, जब ताज होटल का कांड हुआ था 11 नवंबर 2008 को, उसी के बाद इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे भाई आपको पता होगा, फखरुद्दीन अली साहब। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इन्हीं से जबरदस्ती जो है आपातकाल 1975 में लगवाया था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जिसे हम आईआईपी के नाम से जानते हैं, ये जो है आपके देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है। ये 14 जनवरी 1960 में इसका फाउंडेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ मेरे भाई आपके सामने, किस संगठन द्वारा एक पहल रिस्किलिंग क्रांति का शुरुआत की गई? तो मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, विश्व आर्थिक मंच WEF जो है, इसके द्वारा ये क्रांति शुरू की गई। और इस क्रांति में इसका जो टारगेट क्या है कि दुनिया के जो 1 अरब लोग हैं उनको शिक्षित करना और उनको रोजगार प्रोवाइड करना, इनका टारगेट है। और 2030 तक ये 1 अरब लोगों को जो है शिक्षित करके उनको रोजगार प्रोवाइड कराने के लिए पहल किए हैं। तो मत भूलिएगा मेरे भाई यहाँ पे WEF। तो अगला क्वेश्चन है, सीकर तकनीकी के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? ये बच्चे जानते हैं, ब्रह्मोस जो है सीकर तकनीक पे है, बाकी सब बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख सही ऑप्शन आपका होगा। एक क्वेश्चन आपसे है, जब आपका ये आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, तो किस समिति के आधार पर गठन हुआ था और उस समय पहला गवर्नर कौन थे? आप कमेंट के माध्यम से आप जवाब देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो मेरे भाई देख लेते हैं, यस जीएसटी होता है, इसको स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ये आपका सही ऑप्शन है। दूसरा है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, ये भी आपका सही है। तीसरा है आपका क्यूजीएसटी, ये नहीं होता है। आपका आईजीएसटी, इंडिकेटेड जीएसटी होता है। तो आपका जो है सही ऑप्शन ये होगा। बाकी जीएसटी जो है 4 तरह के होते हैं, एक यस जीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, और एक होता है यहाँ पे क्यू के जगह पे अगर यू होता तो मेरे भाई ये सही ऑप्शन होता। तो जो जीएसटी का प्रकार नहीं है, क्यू जीएसटी नहीं था, इसके जगह पे यूजीएसटी रहता तो ठीक था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है? तो ऐसे 4 व्यक्ति है मेरे भाई की जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें मैडम क्यूरी भी आपकी सम्मिलित है। अब ज्यादा डिस्कस न करके बस इनको बता देते हैं, जॉन बार्डीन जो है इनको भौतिकी के लिए 2 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
चलिए मेरे भाई, आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो क्या आपको पता है ये म्यांमार की मुद्रा है, और श्रीलंका को आपको रुपया श्रीलंकाई रुपया, अफगानिस्तान अफगानिस्तान का अफगानी है, और तुर्की का जो है तुर्की का भी तुर्की लॉरी होता है। तो चलिए सही ऑप्शन म्यांमार है। अगला क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई, तो आपको पता है ये झंडा दिवस है, ये आपका झंडा दिवस है। ठीक है, 10 दिसंबर अभी बताया आपको मानव अधिकार दिवस, मानव अधिकार दिवस है। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस है, जल दिवस। अब बचा आपका ऑप्शन 25 सितंबर। तो मेरे भाई 25 दिसंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकोमोटिव इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो मेरे भाई ये 1814 में जॉर्ज स्टेफन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये बच्चे बच्चे जानते होंगे, ये जवाहरलाल नेहरू जी की प्रमुख पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, बंच ऑफ ओल्ड लेटर। ये सारी पुस्तकें जो हैं, अगर आपको पुस्तकों और लेखक के बारे में ज्यादा डीपली जानना, तो इसके पहले यूट्यूब पे मेरा 2 वीडियो अवेलेबल है, उसमें सारे लेखक सारे पुस्तक का मैंने जो है कवर किया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो मेरे भाई पता है कि भारत में ये 1951 में, 1951 में पहला जो एशियाई खेल है वो भारत में ही आयोजित किया गया था। इंस्टाग्राम द्वारा आईजीटीवी का पूर्ण रूप क्या है? आईजी का मतलब होता है इंस्टाग्राम टेलीविजन। मेरे भाई सही ऑप्शन कहाँ पे है? ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, इंस्टाग्राम टेलीविजन का जो है नाम है आईजीटीवी। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो आपको पता है ये भी हाल ही में गेम हुआ है आपके झारखंड के रांची में, जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है वहां पे ये गेम हुआ है। और इसमें शीर्ष स्थान जो है भारत 58 पदक के साथ लिया। यहाँ पे भारत का कुल टोटल 58 पदक मिला था, जिसमें आपके 20 गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे, और 18 ब्रोंज थे। टोटल जो है 58 थे, और ये 58 पदक के साथ जो है शीर्ष स्थान पे था। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो मेरे भाई ये बिहार, आपको पता होगा कि बिहार की एक फेमस झील है गोगाबिल झील। और आपको पता होना चाहिए ये गोगाबिल झील जो है भारत की 94वां जो है ये रामसर साइट बनी, और बिहार का छठवां रामसर साइट है। चलिए 2 क्वेश्चन और आपके पास शेष बचे हुए हैं। चलिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना? अभी हाल ही में आपको पता है 1 नवंबर 1925 को जो केरल के राष्ट्रपति विजयन ने हैं उन्होंने घोषित किया कि हमारा जो राज्य है गरीबी उन्मूलन कर लिया। तो सही ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती उत्तर प्रदेश के में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय, तो आपको पता होगा कि नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ में है, तो लखनऊ में उसको जो है रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गारो किस राज्य में बोली जाती है? आपको पता है मेरे भाई, गारो और जयंतिया ये 2 फेमस जनजाति हैं, और ये जो है आपके मेघालय की फेमस जनजाति है। तो मेघालय में गारो और जयंतिया, और इनके नाम से पहाड़ी भी है उस जनजाति के नाम से, और वहां पे इनके नाम से बोली भी बोली जाती है। तो मेरे भाई ये टोटल जो है 39 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड रहे हैं। और अभी जो है इसके बाद मैथ का आप जो सोल्यूशन मिल जाएगा, रीजनिंग, और जो मेरे हिंदी वाले सर हैं वो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो मेरे पास टाइम कम है मुझे पता है, और इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी में ज्यादा डीप न जाकर के जल्दी आपको वीडियो सोल्यूशन दे दिया है। हेलो स्टूडेंट, मैं विजय प्रताप सिंह, कंप्लीट सोल्यूशन पॉइंट कटसहरा बाजार से। आज 12 अप्रैल 2026 का यूपीपी का टेस्ट हुआ है, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन के लिए मैं उपलब्ध हूं। तो देखते हैं इसका एनालिसिस करते हैं क्या इसका आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हिंदी का है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें नाक और मुंह, नाक मुंह ओठ, अनुनासिक स्वर जो होते हैं वो नाक और मुंह दोनों से बोले जाते हैं। ठीक है, इसमें हम चंद्र बिंदी आदि का सहारा ले लेते हैं। ठीक है ना, चंद्र बिंदी का ले लेते हैं। ठीक है ना, जो इयंग इय ये जो वर्ण होते हैं वो इय, अंग, अण, न,
और म होते हैं, ठीक है ना। इसे हम 14 महेश्वर सूत्रों में भी पाते हैं। जो महेश्वर सूत्र 14 हैं, अयूण, ऋलिक, हैवरट, खप, छठतव, ऐसे करके 14 महेश्वर सूत्र है, जिससे संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, तत्सम शब्द पहचानिए, जिसमें ऑप्शन आपका है निद्रा, कान, मोर, बंदर। बंदर इसमें जो तत्सम शब्द होते हैं वो हिंदी में डायरेक्ट संस्कृत से उठा करके ले आए गए होते हैं, जिसमें साफ पता चल जाता है कि तत्सम शब्द कौन सा है, जिसमें से आपका ऑप्शन है निद्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो गरुड़ का जो बहुत ही प्रसिद्ध, जो सबसे अधिक पर्यायवाची शब्द होता है वो खगेश होता है। इसमें हम संधि भी देख लेते हैं, अक्सर क्या करें, खग धन ईश। इससे ज्यादा समझ में आएगा कि सभी पक्षियों का राजा कौन है, भगवान कौन है, वो है खगेश यानी गरुड़, ठीक है ना। इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द आते हैं, खगराज, ठीक है ना, आदि ऐसे आते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। शुक्ल जो होता है वो उजाला का प्रतीक होता है, ठीक है ना। और इसे हम हिंदी हिंदी के तरीके से देखा जाए तो एक माह में दो पक्ष होते हैं, एक माह में दो पक्ष, दो पक्ष, पक्ष को तद्भव में पखवाड़ा कहते हैं। और एक पक्ष कितने दिन का होता है, 15 दिन का होता है, ठीक है ना। तो एक जब शुक्ल पक्ष आके निकल जाता है तो अगला जो पक्ष होता है वो कृष्ण होता है, यानी अंधेरा पक्ष, तो यानी शुक्ल का पर्यायवाची हो जाएगा कृष्ण, ठीक है ना। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें से कौन, देख रहे हैं, आहत, वाटिका, फुलवाड़ी, विश्राम, इनमें से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो फुलवाड़ी, वाटिका, विश्राम और आहत में आप उन चीजों को देख सकते हैं। जो किए गए, अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए शब्द, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, हमेशा बार बार पूछा जाता है, क्या होगा इसका, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा, ठीक है। अगला, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। इसमें से सही अर्थ वाला युग्म, शब्द युग्म है सर, सर, बाण, भला आदमी, आकर, आकर, खान, आकृति। इनमें से जो ऑप्शन सही लग रहा है वो बी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक प्रसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटे। इस तो ये जो वाक्य का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसमें देखिए, वाक्य का जो वाक्य का जो तत्व होता है, उन तत्वों में एक तत्व होता है पदक्रम। इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धियां हैं, जिसको हम अन्वय करने पे हमको इसमें पता चलेगा, वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, नहीं नहीं ये को नहीं होना चाहिए, वह छत से नीचे गिर पड़ा, ये वाक्य काफी शुद्ध लग रहा है, क्योंकि नीचे की चीज जो वाक्य देखेंगे, वह छत से नीचे को गिर पड़ा, नहीं ये भी गलत, ये भी गलत है, वह छत पर नीचे गिर पड़ा, ये भी गलत है। इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो हमारा बी सही होगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग इनमें से क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग इनमें से कवियाइन, कवि, कवियानी, कवियत्री, कवयित्री। देखिए कवियत्री यहाँ दो दो हैं, लेकिन इसमें शुद्ध रूप से जो देखा जाएगा तो सही होगा कवयित्री, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में भी देखा जाता है। अशुद्ध और अशुद्ध वर्तनी में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती अगर हुई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। अगला शब्द है, क्वेश्चन है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या है। देखिए पाठक शब्द का बहुवचन, बहुवचन बनाने का भी कई नियम होता है, जिसमें से हम उन कुछ शब्दों को जोड़ करके बहुवचन बना सकते हैं, कि वर्ग, समूह, गण, वृंद, ठीक है ना। ये तो इसमें से जो गण वाला सब है, पाठक गण, पाठक जने तो नहीं हो सकता है, पाठक गण ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है 50 है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए कारक कुल 8 होते हैं, 8 कारक होते हैं, ठीक है। कुल 8 कारक होते हैं, आठों में हम अगर जाएंगे तो देखेंगे कर्ता, ने,
कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पै पर, संबोधन है अरे हो। इस तरह 8 होते हैं, जिसमें से संबंध का जो है वो चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और यहां पर पुस्तक का संबंध बताने के लिए जो शब्द आया है वो मेरी है। अब मेरी में क्या है, री, इस हिसाब से इसमें कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक हुआ। ठीक है ना। चलिए अगला है, जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो जैसे और वैसे, ठीक है ना, जैसे वैसे यानी संबंध बता रहा है, जैसे आया वैसे ही चला गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। इसका और भी एग्जाम्पल आते हैं, इसकी, उसकी। ठीक है ना। इस प्रकार से संबंधवाचक सर्वनाम के अनेक एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है। देखिए टहलना, जो टहलना होता है ये एक तरह के की जो बात हो जा रही है, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, क्रियात्मक संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है। ठीक है, संज्ञा तो नहीं हो सकती, क्रिया हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। विशेषण भी सही लग रहा है, लेकिन इसमें कुल मिला जुला करके क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी क्रिया से किसी संज्ञा का निर्माण हो, और वो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टहलना क्या हो जाएगा, एक क्या समझ जाएगा, क्रियात्मक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है। तो बहुत, जब काम को हम जब की बात करेंगे तो काम को क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं। मापने के लिए की बात आएगी तो उसको संख्या में नहीं देखा जा सकता है, गुण में भी नहीं देखा जाता। सार्वनामिक विशेषण तो किसी वो अलग प्रकार का हो जाएगा। इसमें कुल हो जाएगा परिमाण। ठीक है ना, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कदाचित संध्या को पानी बरसे। इस वाक्य का काल पहचाने। ठीक है ना। तो इसमें जब वर्तमान में आगे कोई काम होने की बात की जाती है तो उसमें कौन सा काल होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाक्य में क्रियाएं सदा एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। देखिए भाई, हिंदी है, हिंदी के लिए आप सारे क्वेश्चन को सही करना है तो आपको उनकी परिभाषाओं पे भी काम करना होगा। परिभाषाओं से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आते हैं। अब आप संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की परिभाषा तो याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपको पता भी होगा। लेकिन उसके बाद अंदर की चीजों में जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सही करने का हमको तरीका मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि भाववाचक में जो क्रियाएं होती है सदैव एक वचन और पुल्लिंग में होती हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल में तो बहुत से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता। ठीक है ना। तो उसमें आपका मुझसे क्या हो जाएगा, हम एक वचन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है। देखिए अव्यय, अव्यय दो जो होते हैं वो 4 प्रकार के लिखवाए जाते हैं, 5 प्रकार के। 4 मैं बात इसलिए कर रहा हूं, 4 + 1 जो 4 होते हैं उन चारों में, और ये एक अकेला कौन सा होता है, निपात। ठीक है ना। और इसमें हो जाएगा संबंध बोधक, दूसरा समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है, इसके प्रकार के अंदर उप प्रकारों में आएगा बम फटा, मानो बम फटा हो, हम उसके रूप की बात कर रहे हैं, ऐसा हो, ऐसे लग रहा है, आवाज ऐसी आई हो, तो उसके लिए हम किसकी बात करेंगे, स्वरूप बोधक, जो समुच्चय बोधक के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। इसमें बाकी हम बात करेंगे आगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए उपसर्ग का प्रयोग हमेशा शब्द के प्रारंभ में करते हैं, और उपसर्ग जो होते हैं किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता लाते हैं। ठीक है ना। और इनका दूसरा नाम होता है आदि प्रत्यय। क्या नाम होगा, आदि प्रत्यय, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है, शब्द के आदि में। आदि मतलब शुरुआत में, शुरुआत में। ठीक है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, आदि प्रत्यय। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, खिलौना
खिलौना शब्द का मूल शब्द खाली जगह है और प्रत्यय है, ठीक है ना। तो मूल शब्द क्या है इसमें? खिलौना में मूल शब्द खेलना, मूल शब्द खेलना ओना नहीं, चिल ओना ये तो बिल्कुल गलत है, चिलना ओना नहीं बिल्कुल गलत, ये खेलना ओना ये थोड़ा सा ये, और इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो खिलौना में खेल शब्द रहता है और ओना क्या है आपका प्रत्यय है, ठीक है ना। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोबल में कौन सी संधि है? देखिए संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, इसमें हम स्वर संधि की बात करते हैं, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो मनोबल में हम कौन सी संधि लगा देंगे? गुण संधि, जो कि गलत है। इसमें कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इसका इसका विच्छेद होगा मनः धन बल। तो इसमें क्या नियम फॉलो करता है? विसर्ग का ओ हो जाना, ठीक है ना। अगला देखते हैं, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? जाहिर सी बात है, जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? देखिए उपविराम जो चिन्ह होता है इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। बहुत गिने चुने चिन्ह हैं जो हमारे हिंदी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनमें से जो उपविराम है वो ये होता है। थोड़ा सा मैं मोटा करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको, एक बिंदी आती है और नीचे कामा हल्का सा होता है, ये आपका होता है उप विराम चिन्ह, ठीक है ना। चलिए अगला है, अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ। देखिए मुहावरे हिंदी में 2 तरीके से होते हैं, इसको हम दूसरा कह सकते हैं लोकोक्तियां और मुहावरे। अगर मुहावरे पूछा है तो मुहावरे में इसमें देखेंगे जो व्यक्ति बैठे बैठे ही अपने आप को बहुत कुछ कहते थे, मैं ये करूंगा वो कर दूंगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसको हम क्या कहते हैं? अक्ल के घोड़े दौड़ाना। जैसे उसमें क्या हो जाएगा, वो कल्पनाएं करता है कि मैं कर दूंगा वो कर दूंगा, करता कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम केवल कल्पनाएं करते रहना, ठीक है ना। चलिए, तीन में न तेरह हो, 3 में न 13 इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है हर काम में सफलता, गणित में माहिर, नगण्य, हर किसी की गिनती में होना, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो सकता है? तीन में न 13 में, मतलब किसी में नहीं, न 3 में हो न 13 में, यानी आपको किसी में गिना नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? नगण्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 है, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भाई रस और रस के स्थायी भाव सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है रस की, ठीक है ना। और इसमें हम इसमें देख लेंगे इसमें क्या हो सकता है। देखिए रत किसका होता है? श्रृंगार का होता है, रत की मतलब लगाव अथवा प्रेम। शोक किसका होता है? करुण का होता है। भय किसका होगा? भयानक का होगा, ठीक है ना। और निर्वेद किसका होगा? शांत रस का होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन हो जाएगा भय, ठीक है ना। चलिए, दिए गए वाक्यांश में प्रयुक्त छंद के 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करें। न हाथ रोका, न माथ बोला, तड़ाग झूमा, नथ मुस्कुराया। इसमें कौन सा छंद पूछ रहा है, ठीक है ना। इसमें छंद देखिए, समय कम है, हम ऑप्शन सही कर लेते हैं, बाद में इसको हम देख लिया जाएगा। इसमें होते हैं कौन कौन सा छंद होगा? उपेंद्र वज्रा, ठीक है ना। ये उपेंद्र वज्रा जो छंद है ये वर्णिक होता है कि मात्रिक होता है? कुछ गेस करिए। वर्णिक होता है, ठीक है ना। इसमें हम उस गण की बात करते हैं, गण और मात्राओं दोनों की बात करते हैं। तो जो वर्णिक छंद होते हैं उसको जगड़ तगड़ यगड़ इस तक की परिभाषाओं में रख करके उसको रखा जाता है। समय कम है, इतना बता करके हम आगे चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऊषा उदास आती है। भाई देखिए अभी जल्दी इस क्वेश्चन को मैंने मानवीकरण अलंकार के रूप में बताया था, और जो हमारी क्लास में पढ़ रहे होंगे बच्चे उनको अच्छी तरह पता होगा, मैंने डायरेक्ट इसको एग्जाम्पल में ही लिखवाया है। उषा उदास आती है, तो न उपमा होगा, नियामक होगा, न विभावना होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार वो अलंकार होता है जिसे हम उभय अलंकार में रखते हैं, और जब मानव स्वभाव
जैसे रोना, हंसना, उठना, बैठना, इन सभी स्वभावों को प्रकृति में रख के बात करते हैं, तो उसे हम कौन सा अलंकार कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उषा होती है वो उदास थोड़ा ना आती है, लेकिन हम उसके ऊपर थोप रहे हैं, तो उसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, कामायनी के रचनाकार कौन है? ये तो शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पता न होगा, ठीक है ना। जो छायावादी युग के जो कवि हैं, लेखक है, जिनका नाम अमर है, क्या नाम उनका? जयशंकर प्रसाद, यहां पर है, ठीक है ना। कामायनी जो है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था 1935 में, पता है। और अभी तक हम लोग शायद कामायनी के बारे में उतनी गहराई से नहीं जानते जितना जानना चाहिए। कामायनी प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है, पता कि नहीं आपको? अंतिम काव्य रचना, ठीक है ना। और इसे 1935 में इन्होंने लिखा था, जो वेद के से संबंधित सतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण से प्रेरित होकर के इसे लिखा गया था। और ये कामायनी जो था वो महाकाव्य है, महाकाव्य। धरती पर शतपथ ब्राह्मण पे लिखा गया था कि एक बार धरती जल प्लवित हो गई थी, तो उस समय दो लोग बचे थे। पहले मनु की बात करते हैं, कौन? प्रसाद जी। उसके बाद श्रद्धा, उसमें बहुत ही अच्छा उन्होंने वर्णन किया, बहुत शॉर्ट तरीके से बताना है, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट है, अगला देख लीजिए। ज्ञान राशि से संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? इसका आंसर क्या होगा? ये इनमें जो ऑप्शन है, महर्षि गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। देखिए नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, शायद गेस करने में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए जो इसमें जो नाम है, दो नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको हम गहराई से पढ़ेंगे तो हमको याद रहेगा। तो नाम याद रखिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुमिता नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अरे भाई ये तो सबको पता है, चिदम्बरा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, सोवियत संघ लैंड नेहरू पुरस्कार। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार, सॉरी, सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये तो हो गया। देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, सोवियत संघ लैंड नेहरू पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा सरस्वती सम्मान, ठीक है ना। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और ये उनकी धूल पर पौधों की कृति के लिए उनको दिया गया था, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका गद्यांश से संबंधित है। देखिए इसको जितना ही आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आंसर आएगा। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हमें करना होगा, ध्यान से करना होगा। तो मैं इसमें देख करके मैं ट्रिक लगा दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन आप जब भी करिए इसको आराम से पढ़ के करना है, तभी सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को विफलता कब मिलती है? तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें देखेंगे तो जब मौज मस्ती करने लगता है। सही बात है, जब आदमी मौज मस्ती करेगा तो उसको विफलता ही मिलेगी, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस तरह की चंचलता से बचना श्रेयस्कर है? क्या इसका ऑप्शन है, किस तरह की चंचलता से बचना श्रेयस्कर है जिससे विफलता मिलती है, ठीक है ना। अगला है, आज का काम कल पर टालने की आदत को प्रोत्साहन कब मिलता है? मन की चंचलता से। मन चंचल होता है, कहते हैं आज नहीं कल करेंगे यार, ठीक है कल नहीं परसों, फिर कहेंगे परसों। तो ऐसे ही वो आदमी टालता चला जाता है। अपने निजी जीवन में आप खुद सोचिएगा, ठीक है ना। अगला है, चपल होने की अवस्था या भाव को क्या कहते हैं? चंचलता, सफलता, दृढ़ता, सुंदरता। चंचलता कहते हैं चपल होने के लिए, ठीक है ना। तो आदमी क्या करता है, इससे इधर उधर करता, टाल मटोल करता रहता है, ठीक है ना। तो गद्यांश का क्वेश्चन बस यहाँ तक है, यहीं तक हिंदी खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, सेम डेट सेम जी। हेलो साथियों, वेलकम टू कंप्लीट सोल्यूशन पॉइंट। कंप्लीट सोल्यूशन पॉइंट पे आप साथियों का सभी बहुत ही ज्यादा स्वागत है। देखिए आज यूपी पुलिस का टेस्ट हमारे यहाँ हुआ ऑफलाइन में, उसी क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो मैथ का क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में उसका आंसर की देखेंगे, कैसे तरीका है, क्या सॉल्व करने का तरीका, उसी को देखेंगे यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन कहा था इसमें कि 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क केक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। कितने छात्र को कम से कम एक पे पसंद है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका सोल्यूशन कि यहाँ पे देखेंगे 140 जो छात्र हैं उनको पसंद है कोल्ड ड्रिंक,
यानी कोल्ड ड्रिंक 140 लोगों को पसंद है और 120 लोगों को आप देखेंगे तो ये कहा है कि मिल्क केक पसंद है। मिल्क केक मिल्क केक 120 लोगों को पसंद है। यदि आप इसका टोटल योग देखेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 260। 140 और 120 को जोड़ेंगे 260 हो जाएगा। अब ये जो 260 लोग हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टोटल यानी कि दोनों पसंद करने वाले हैं। और क्वेश्चन में ये कहा है कि इसमें 80 लोग दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ से यदि आप 80 को माइनस करते हैं तो टोटल जो बचेंगे है ना, तो बचेंगे 180। तो 180 इसका क्या होगा, सही होगा। यानी 180 छात्र ऐसे हैं जिनको या तो क्या कोल्ड ड्रिंक पसंद है या तो मिल्क केक पसंद है, वही हमसे पूछा है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा ये है कि ये हल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे अंडर रूट का देखिए कैसे क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे ये कहा कि ये पूरा का अंडर रूट, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप लास्ट वाले से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है अंडर रूट का 49। अंडर रूट 49 का यदि वैल्यू देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्वेश्चन में ही इसका वैल्यू होगा 7। और जब ये वैल्यू 7 हो जाएगा तो यहाँ पे है 93। 93 और यहाँ पे आप 7 को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऐसे, यानी कि हो जाएगा क्या 100। और अंडर रूट 100 का मान देखेंगे तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। यानी कि अब इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 10। और ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि आप पूरा मान इसके जगह पे 10 रखेंगे और 74 में से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 64। अब ये 64 होगा तो ये अंडर रूट 64 हो जाएगा पूरा का पूरा। अंडर रूट 64 का मान यदि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8। यहाँ यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 8। अंडर रूट 64 का मान 8 हो जाएगा। अब 8 को क्या आपको करना, 8 को आप इसमें से आप करेंगे, यानी कि 89 माइनस का 8। आपका क्वेश्चन इतना ही बचा है ऐसे करके। तो इसमें से जब आप 8 हटाएंगे, 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 81। और अंडर रूट 81 का मान होता है यहाँ पे 9। तो ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे दिया था, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कहा गया कि एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बजाय एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया। त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई संख्या मान लेते हैं ना, किसी संख्या में ये 8/3 से ये गुणा करना था। अब कोई छात्र है गलती से क्या कर दे रहा है, 8/3 से उसमें क्या कर दे रहा है, भाग कर दे रहा है। यानी कि 8/3 से उसमें भाग कर दे रहा है। इसका मतलब क्या, आप ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि ये 3/8 का गुणा, यानी कि 8/3 का मतलब होता है 3/8 का उसमें क्या कर दे रहा है, गुणा कर दे रहा है। इसी का आप अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालना आपको बताया गया, 8 कितना, ये 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 तरीका हो जाएगा 9। यानी कि संख्या था हमारा सही, जो उत्तर आना चाहिए था कितना, 64। लेकिन इसका गुणा करने पे यानी उत्तर आ गया हमारा क्या, 9। यहां से यदि अंतर आप देखेंगे तो अंतर होगा आपका कितना, यानी 64। 64 माइनस का आप 9 करेंगे तो होगा आपका 95, 55। तो यानी कि ये 55 क्या है, ये 55 देखिए, ये 55 हमारा क्या, ये कम उत्तर आ रहा है ना। यानी 55 की त्रुटि हुई, किस पे त्रुटि हुई है, तो हमेशा 64 पे करेंगे नीचे वाले से। और प्रतिशत में बताने के लिए 100% का आप यहाँ पे गुणा करेंगे। इसको आप काट लीजिए। ये 4 से काटेंगे, ये 16 बार में कटेगा। इसको यदि आप काटेंगे 4 से तो ये 25 बार में कटेगा। अब इसका आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पे जब आप इसको गुणा करेंगे, 25 पचे 125 के 5 हासिल आपका 12 है। और 25 पचे 125 और 12 आपका हो जाएगा 100, ये 27। यानी कि हो जाएगा कितना, यानी कि 1275 आपका बटे का 16 आएगा। 1275 बटे का 16 आप जैसे इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर निकल करके आएगा कितना, 85.9। 85.9 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि जब 0.23 ऐसे करके, यानी 0.23 ऐसे करके कई बार है, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 0.03 पे बार, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। को भिन्न के में बदला जाता है तो परिणाम क्या होगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी संख्या पे बार है तो बार को आप सीधे ऐसे लिख लीजिए 23, और जितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, 2 बार लिख लीजिए यहाँ पे 9। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा क्या, 23/99। 23/99 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार
एक वस्तु की अंकित कीमत पर 10% की छूट देता है और फिर भी 12.5% का लाभ पाता है, जो कि 25 है, जो कि क्या है 25 है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि मान लेते हैं एमपी है और कोई आपका क्या, ये आपका सीपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, एक आपका क्या, ये कास्ट प्राइस हो जाएगा, ऐसे कर। अब यहाँ पे क्या करना, हमने मान लिया क्या कि अंकित कीमत यानी कह सकते हैं जो आपका क्या एमपी है क्या 100 मान गए। अब इसी पे ये क्या करेगा, 10% की छूट देगा, तो ये बेचेगा किस पे, आप कहेंगे 90 पर बेचेगा। किस पे बेचेगा, 90 पर बेचेगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा कि जब ये 90 पे बेच रहा तो उसको 12.5% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है, यदि ये 90 का मान देखेंगे तो कहेंगे क्या 112.5 के यानी इसका मान है। अब आपको क्या करना है कि यानी कि ये 100 का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको 100 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब जब 100 का आप मान ज्ञात करेंगे तो ये आपका ऐसे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये 5 से कुछ ऐसे कटेगा, देख लीजिए ध्यान से। ये जीरो हटेगा तो यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हैं ऐसे करके। 5 दुना हो जाएगा कितना 10, यहाँ पे बचेगा कितना 1, तो 5 दुना 10 और 5 बचे हो जाएगा 25। फिर यहाँ पे आप 5 से ये 20 बार में काटेंगे और सभी को जब आप काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 80। यहाँ पे क्या आएगा 80। अब यहाँ पे जब कैलकुलेशन करने के बाद ये 80 आया है तो यानी कह सकते हैं क्या ये 80 जो आएगा ये सीपी आएगा। ये क्या आएगा, सीपी आएगा। और आपसे कहा गया है क्या कि आप अंकित मूल्य का मान बताइए, और क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, देखिए अब जब 80 का ये समान है और 90 में बेच रहा है तो आपके हिसाब से 10 का लाभ होगा, यानी कि आपके हिसाब से जो लाभ हो रहा हो क्या होगा 10 का लाभ होगा। और क्वेश्चन में ये कह रहा कि 25 का लाभ होगा, यानी कि 10 का मान 25 के बराबर है। तो हमने माना एमपी यही पूछा आपसे अंकित मूल्य, यानी कि 100 का मान पूछा है। यदि 10 का मान क्या 25 है तो 100 का मान आप कहेंगे है क्या 250। तो 250 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे ये कहा है कि 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता है क्या, यदि ये समय पूछा है आपसे ये, हाँ, तो यहां से आप जानते हैं क्या कि एक फार्मूला होता है क्या, चाल बराबर यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे का होता है टाइम यानी कि आपका समय। यहाँ पे आप देखेंगे 67 मीटर क्या लंबी ट्रेन है और यहाँ पे क्या 10 सेकंड में पार कर रही है और 33 मीटर सुरंग को, यानी कि टोटल यदि दूरी देखेंगे तो ये ट्रेन की दूरी और सुरंग की दूरी यानी कि 67 प्लस का यहाँ पे क्या 33 और बटे का यहाँ पे 10 सेकंड में पार कर रही है यानी कि 67 और 33 यानी कि हो जाएगा आपका 100 और बटे का यहाँ पे क्या 10। यहां से यदि आप ये चाल निकालेंगे स्पीड निकालेंगे तो ये हमारा आ रहा कितना, यानी कि आ रहा हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 मीटर प्रति सेकंड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या ये स्पीड हमको पता चल गई। अब कहा है इसमें कि ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में अपने लगने में समय ज्ञात कीजिए क्या होगा। देखिए ये 67 मीटर का है क्या ट्रेन आपके पास है और 65 मीटर क्या ये लंबा प्लेटफॉर्म है। जब भी आपसे कहेगा किसी व्यक्ति को पार करेगा किसी पोल को पार करेगा तो हमेशा आप जानते हैं क्या वो ट्रेन जो होती है वो अपनी ही दूरी क्या करती है, पार करती है, यानी 67 हो जाएगा। ये पूछा समय, तो समय डिस्टेंस यानी डिस्टेंस में आप क्या जब 4 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे समय, यानी इसको आप करेंगे तो 6.7 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए ये, यानी कि आपसे यहाँ पे ये कहा था कि 67 मीटर लंबी एक ट्रेन है 10 सेकंड में क्या 33 मीटर सुरंग को पार कर रही। तो जब भी ये पार यहाँ पे स्पीड जब भी आप निकालेंगे ये ट्रेन की दूरी है, ये ट्रेन की लंबाई है और क्या सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ेंगे 100 होगा और क्या 10 सेकंड में पार कर रही है तो 10 से भाग देंगे तो ये हमारे पास चाल आएगी। अब उसके बाद कहा गया यहाँ से कि 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो समय बराबर क्या डिस्टेंस अपान कितना टाइम आपका आपका चाल हो जाएगा। तो यानी कह सकते हैं क्या कि ये अपनी ही दूरी पार करेगी यानी कि उसकी लंबाई भाग देंगे आएगा आपके पास 6.7। अगला देखिए देखिए आपका 83 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि मतलब 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया गया जाता है
तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज कितना की राशि ज्ञात कीजिए, क्या हो, यानी कि पूछा आपसे क्या, कि केवल चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हमसे। तो आपको कुछ नहीं करना, यदि आपका एक तरीका होता कि ये परसेंटेज है तो 10% को आप ब्रेक करेंगे, भिन्नमित हो जाएगा 1/10। यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, मान लेते पहले क्या ये धन ये 10 था, तो अब 1 बढ़ करके यहाँ पे 1 बढ़ेगा, यहाँ पे +1 हो रहा, तो ये 11 हो गए। फिर दूसरे वर्ष क्या ये 10 है, तो ये बढ़ करके 11 हो जाएगा। यहाँ पे आप 10 का गुणा करेंगे तो ये 100 होगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 121। अब इधर वाला जो आता है ये अमाउंट आता है, इधर वाला जो होता है ये प्रिंसिपल आता है आपका, यानी कह सकते हैं मूलधन आता है, और इधर वाला जो आता है कह सकते हैं अमाउंट आता है, यानी कि मिश्र धन है। यानी कि 100 रुपए की राशि थी, 2 वर्ष में 121 हो गई, यानी कि इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे इंटरेस्ट आपका यहाँ पे बढ़ेगा, 21 है क्या आपका इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या, कि ये कह रहा है कि ये 800 रुपए है, टोटल 800 रुपए था, ये आपका प्रिंसिपल 100 आया है, तो यानी कि 800 का जो मान है वो 100 के क्या हो जाएगा बराबर। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट केवल ब्याज बताना, तो आप 21 का मान बता दीजिए, यहाँ से 21 का इसमें जब गुणा करेंगे 2 से 2 कटेगा, 8 एक 8 और 8 दूना 16, यानी कि 168 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में ये कहा है कि पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 6 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना भाग पूरा होगा। ध्यान से आप देख लीजिए, ये कहा गया पी 5 दिन में कर रहा है, क्यू 6 दिन में कर रहा है, और आर आपका कह सकते हैं कि 8 दिन में कर रहा है। अब ये कह रहा है क्या, कि ये मिल करके एक दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे, तो इसका आप लेंगे एलसीएम, इसका आप एलसीएम लेंगे। ये 5, 8 और 6 का यदि आप एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास 120। 120 में क्या होगा, अब यहाँ पे यदि आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना कितना 10 और 5 चौक 20, यानी 24 25 120। यहाँ पे 6 दूना 12, एक 20 बार में होगा, और इसको आप भाग देंगे 8 का नाम 8 और 8 25 40। यानी कि कहने का मतलब है कि जो पी है, पी क्या एक दिन में 24 काम कर रहा है, और ये क्या एक दिन में क्या कह सकते हैं क्या, कि एक बार में एक दिन में 20 काम कर रहा है, और ये 15 काम कर रहा है। टोटल यदि आप देखेंगे तो 120 टोटल आपके पास क्या है काम है। इसको आप यदि जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना 9, यानी कि यहाँ पे 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल 59 काम, यानी कि एक दिन में टोटल 59 काम हो रहा है, तो टोटल 120 काम होगा, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर क्या 59/120। केवल एक ही दिन का पूछा था, 59/120 आपका सही हो जाएगा। इसको आप देखेंगे यहाँ पे यही क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। कहा है कि इसमें कि एक दुकानदार के पास दूध की 3 अलग अलग किस्में हैं। पहली किस्म के 493 लीटर, दूसरी किस्म के 551 लीटर और तीसरी किस्म के 609 लीटर हैं। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न किस्मों के विभिन्न दूध मिला बिना मिश्रण किए भरे जा सके। आपको ध्यान से देखिए, इसमें कह रहा है 3 अलग अलग यहाँ पे किस्में हैं। एक है आपका कितना 493, एक आपके पास है कितना 551, और एक आपके पास है 609, एक आपके पास 609। अब इसमें आपको क्या करना, ऐसे जब भी कहेगा आपका न्यूनतम संभावित संख्या की ऐसे करना है, तो आपको करना क्या है, इस तीनों का एचसीएफ निकालना है। इस तीनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 493, 551 और 609 का, इसका एचसीएफ आएगा आपके पास 29, इसका एचसीएफ आएगा आपके पास 29। अब आपको क्या करना है, तीनों में भाग कर देना 19 से और जोड़ लेना है, यानी कि 493 भागा 29 प्लस का क्या 551 भागा 29 प्लस का 609 भागा 29। जब आप इसमें भाग देंगे तो ये आपका आएगा कितना, ये 29 यदि आप काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा। 29 से करना 19, और यहाँ पे यदि आप काटेंगे यहाँ पे तो ये आपका 19 बार में कटेगा, तो यानी कि ये 19 बार में कटेगा, और ये वाला आपका कटेगा कितना 21 बार में कटेगा। यानी अब इसी को आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 17
प्लस का 19 और प्लस का आपके पास 21। ये आप जैसे ही जोड़ेंगे तो जैसे जोड़ेंगे 4 और 9, 9 एक कितना 10, 10 7 17 के साथ आप यहां से देख सकते हैं ऐसे ही इकाई का अंक 7 यानी कि टोटल होगा आपके पास कितना 57 और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 को यदि देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर यदि 87 को देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 23 मीटर है। यदि इसकी परिमाप 206 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है क्या 2 इंटू है ना लंबाई प्लस का चौड़ाई, 2 इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो आप यहां से कर लीजिए। अब यहां से मान लीजिए यदि इसका क्या लंबाई होना चाहिए आपके पास और चौड़ाई होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो आपका क्या 23 का है। यदि लंबाई को आप मानेंगे x तो इसको मान लेंगे क्या x माइनस का 23, अंतर आपका 23 आ गया। अब यहाँ पे क्या कहा है आपसे कि परिमाप दिया है, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है क्या यानी कि 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास x है और यहां पे आप कर देंगे क्या प्लस का x माइनस का क्या 23, ऐसे आप करेंगे लंबाई प्लस का चौड़ाई। और यहाँ पे ये परिमाप क्वेश्चन में आपको दिया कितना 206, तो ये 206 के क्या हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, 206 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ कुछ यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 एकम नाम 2 कर देंगे, 2 एकम नाम 2 यानी 2 तिया 6, 103 पे कटेगा 2 से। और यानी यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या 1x यानी कि 2x होगा और इधर आपका क्या 103 बचेगा। इधर ये 23 आपका क्या प्लस में है, इसके साथ आएगा तो इधर माइनस में, इसके साथ आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा आपका 23। यानी कि कह सकते हैं क्या कि 126, यानी कि 2x बराबर 126 है तो x बराबर यहां से 2 आएगा, यानी x का जो मान आएगा वो 63 आपका आ जाएगा। x का मान 63 है तो आप कहेंगे क्या कि लंबाई 63 आ गई है। लंबाई यदि 63 है तो यहाँ पे 63 में से 23 घटाएंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा आपके पास 40। और आपका जानते हैं क्या कि जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे होता है चौड़ाई। तो लंबाई आपके पास यदि 23 है और चौड़ाई आपके पास कितना यदि 40 है तो उसका क्षेत्रफल आप बता दीजिए। 4 तिया 12 के 2, 4 6 24 और 24 एक आपका 25 यानी कि 200 यानी कि 2520 आपका क्या सही जवाब हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे कहा है कि 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 था, X का हिस्सा Y की हिस्से में 400 कम है और Y का हिस्सा X की तुलना में 200 कम है। ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे क्योंकि जब ये यदि मान लेते हैं ये अनुपात है तो ये छोटा हुआ होगा है कि नहीं, तो 2 का आप इसमें यदि गुणा कर दिए किसी में कर लीजिए। यदि मान लेते हैं यहाँ पे क्या यदि इसमें आप 2 का गुणा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये आपका कितना ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन में क्या आप दो यहाँ पे यदि ऐसे दो ये 2 डिजिट में है तो आप 2 जीरो लगा 2 जीरो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं और यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप यदि देखेंगे क्वेश्चन जैसे कहा है कि जो यक्स का हिस्सा है जेड की तुलना में 400 कम है। जो यक्स का हिस्सा मान लीजिए इसको यक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए। अब जो यक्स की तुलना में यदि आप देखेंगे तो ये यक्स की तुलना में क्या वाई जेड की तुलना में ये 400 कम है तो सही बैठ रहा। और उसके बाद क्या जो वाई का हिस्सा है जेड की तुलना में 200 क्या है कम है। देखिए आप प्रॉफिट जिस अनुसार जिस अनुपात में आप पैसे लगाते हैं साझेदारी करते हैं उसी अनुपात में आपको क्या मिलता है, उसी अनुपात में आपको लाभ मिलता है। तो यहां से ये छोटा जब भी होगा तो फिर वही आपका आ जाएगा क्या 4:5:6। तो इसको आप ऑप्शन से ऐसा कर सकते हैं। अस्सी में ये कहा गया कि एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां खरीदी जिसमें से
एक का जो क्रय मूल्य है, एक का क्रय मूल्य 25% अधिक था, महंगे वाले को 110 यानी महंगे वाले को 10% के लाभ पर और दूसरे को 7.5% के लाभ पर बेचा गया। उसके उसे प्राप्त कुल राशि 980 थी। सबसे सस्ते का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, मान लेते 2 घड़ी है तो ये पहले का हो गया, यहाँ पे ये दूसरे का हो गया सीपी। अब यहाँ पे करेंगे, एक को यदि क्या 100 पे खरीदता है तो ये दूसरे को कह रहा है यहाँ पे, एक को क्रय मूल्य 25% अधिक है, यानी दूसरे को खरीदेगा कितना, 125 पे खरीदेगा। उसके बाद कह रहा है कि एक को क्या कर रहा है कि 10 महंगे को 10% लाभ पे बेचा गया, यानी कि महंगे को क्या कर रहा है कि इसको 110% पे लाभ पे बेचेगा, यानी 110 पे बेचेगा, 110 पे बेचेगा। आप इसमें क्या करेंगे, और कह रहा है क्या, महंगे वाले को 110 पे और दूसरे को 107 पे, तो ये तो 7 है, तो 107 में जब बेचेगा तो आप कहेंगे क्या, 107.5 पे बेचेगा, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, इसका एसपी होगा, तो ये क्या इतने पे बेचेगा। इसका यदि आप निकालेंगे तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, कर लीजिए। 5 दूना की कितना, 10 हो जाएगा। यहाँ पे यदि आप करेंगे 5 दूना 10 और 5 पचे 25, आप यहाँ पे करेंगे तो 11 पची 55 के 5 और 11 दूना 22, 22 और 5 हो जाएगा आपके पास 27, और 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 137.5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब, एक को 10, एक को 7.5% लाभ पे बेचता तो 107.5 पे बेचेगा, और एक को क्या, यदि यहाँ पे कहा जाए कि 10% लाभ पे बेचेगा, यानी 110% निकालेंगे तो 127। अब यदि आप यहाँ पे करते हैं कि 107.5 और 137.5, इसको आप जोड़ते हैं तो टोटल जो होगा वो क्या, सीपी आएगा, दोनों का सीपी आ जाएगा यहाँ पे। अब दोनों का सीपी आएगा तो यहाँ से अब यदि आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा 0, हो जाएगा 220, यानी कि 245 आपके पास आ जाएगा, 245। अब 245 आपसे कहा गया और क्वेश्चन में कहा गया कि उसके पास टोटल जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहा है 980, तो 245 का मान 980 के बराबर। तो इसमें कहा गया कि सबसे सस्ती का क्रय मूल्य, यानी कि सस्ती वाला आपका क्या 100 में खरीदा था, तो 100 का आप बता देंगे यहाँ पे मान, 980 बटे का 245 और गुणा में कर देंगे 100 का मान यहाँ पे। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे, तो आपके पास सही जो जवाब आएगा, आपके पास 400, और 400 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 डीआई का क्वेश्चन है आपका। इसमें कहा यह है कि नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 से 2015 तक का है, 3 अलग अलग लैपटॉप की कीमत हजारों में का डेटा दिखाया गया। सभी 5 वर्षों में लैपटॉप वाई की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में जब ये कहा आपसे कि सभी में क्या पूछा आपसे, तो कहेंगे सभी वाई में क्या, ये कीमत पूछा, उसका औसत पूछा। तो आप वाई देखेंगे यहाँ पे क्या, ये दूसरे नंबर का वाई है, यानी कि ये एक आपका क्या 2011 में 37 है, और 2012 में यदि आप देखेंगे तो ये 32 है, और 2013 में देखेंगे तो इसका क्या 22 है, और उसके बाद क्या 2014 में देखेंगे तो 2014 में 24 है, और 2015 में 23 है, आपके पास 23 है। अब इसको आपको सभी को कलेक्ट करके जोड़ करके, आप 5 है तो 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जैसे ही आप 5 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 24.6। टोटल करना है, टोटल कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, 4 3 7 और 7 और 2 आपका 9, 7 2 9 और 9 2 11, 11 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 18 आएगा, 18 के 1। यहाँ पे क्या 2 2 4 2 6 और 6 3 9 9 3 12 1 13, यानी कि आएगा आपके पास क्या 138, और 5 से जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 24.6। एक मिनट सर,
देखिए क्वेश्चन नंबर 94 की यदि बात की जाए तो ये कहा गया कि 2015 में जेड की कीमत 2015 में वाई की कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, ये जेड की कीमत 2015 में और 2015 में वाई की कीमत देख लीजिए। तो जेड की कीमत यहाँ पे क्या 36 है और वाई की कीमत आपके पास है 29। तो ये यानी कह सकते हैं क्या, ये जेड की कीमत ये 29 है, ये 36 आपके पास है और यक्स की कीमत आपके पास यहाँ पे कितना 29 है। आप यदि देखेंगे तो इससे ये कितना अधिक है, दोनों का अंतर ये 7 है, तो ये 7 अधिक है। किससे अधिक है तो उसको करेंगे नीचे जिससे तुलना किया जाता है परसेंटेज में बताने के लिए 100% का यहाँ पे कर देंगे गुणा। आप इसको जब काटेंगे तो यानी कि 700 बटे का क्या 29 आएगा आपके पास, और छोटा करेंगे तो जो आपके ऑप्शन में दिया है इसको काटेंगे तो आएगा 24.13, 24.13% इसका क्या है सही है। ये कट जाएगा ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में कहा है जूनियर ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की जरूरत है। इस कारण के आयताकार कार्यक्षेत्र कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 3% कम हो जाती है। क्षेत्रफल की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंटेज में एक आपका सक्सेसिव होता है जिसका मतलब होता है क्या कि जिसका मतलब होता है आपके पास कि x प्लस का क्या प्लस माइनस का y और यहाँ पे क्या प्लस माइनस का x इंटू वाई बटे का 100। इसका मतलब क्या है कि जब भी परसेंटेज में या किसी चीज में क्या एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पहली बार में क्या 3 की कमी हो रही है, फिर दूसरी बार में क्या फिर 3% की कमी, अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी कि 3 इंटू 3 बटे का 100 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा क्या माइनस का 6 और प्लस का 9 और बटे का यहाँ पे 100। आप ध्यान से देखेंगे जब 100 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का 6 में गुणा होगा 600 और 600 में जब आप करेंगे यहाँ पे 600 और प्लस का यहाँ पे क्या 9 और बटे का हो जाएगा 100। यानी कि टोटल यदि आप देखेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो आएगा 591 माइनस में बटे का 100। तो इसका मतलब क्या है 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कह सकते हैं क्या 5.91 इसका क्या है सही है। इसके बाद अभी आपको रीजनिंग का भी करा दिया जाएगा, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के से प्रस्तावित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो DOG डॉग को लिखा गया पप्पी, तो इसका मतलब टाइगर को क्या लिख सकता है। तो जिस तरह से डॉग को हम पप्पी कहते हैं उस तरह से टाइगर को यदि आप देखेंगे तो ये क्यूब कह सकते हैं। तो यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 की यदि बात की जाए तो कहा गया जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है उसी प्रकार बाढ़ का संबंध किससे है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो चक्रवात का जो व्युत्क्रम होता है, चक्रवात का जो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है प्रति चक्रवात, उसी तरह से बाढ़ का यदि आप देखेंगे तो बाढ़ का हमारा सूखा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 98 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में से असंगत को चुनिए। यानी कि यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा क्या है 15 है, एक 49 है, एक 24 है और एक हमारा कह सकते हैं 80 है। तो यहाँ पे असंगत क्या है, यानी कि ये सब के सब आप देखेंगे तो ये स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे क्या जो 49 है ये 7 का होता है स्क्वायर, यानी कि 7 का ये आपका क्या स्क्वायर है और कोई इसमें से स्क्वायर नहीं होगा, तो यही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें कहा है कि 27 86 163 258 371, इसमें आप देखेंगे ये सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज का क्वेश्चन जब इसको आप हल किए होंगे तो यहाँ पे क्या एक जो गैप आया होगा 18 का गैप ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि 502 हमारा सही हो जाएगा। आप आंसर अपना मैच कर लेंगे। उसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है
कि इस श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये होए क्या 14, 22, 32, 44 और 58, 74। तो इसका मतलब आप यदि यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे यदि 14 में आप 8 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 22 आएगा। फिर यहाँ पे क्या 22 में आप 10 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 32 आएगा। 10 में आप जब 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या 44 आएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या 14 जब आप प्लस करेंगे तो 58 आपका आएगा। उसी तरह से क्या यहाँ पे आप ऐसे 14 ऐड किए हैं, यहाँ पे फिर 16, फिर यहाँ पे करेंगे 18। तो जैसे ही आप 58 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा 92 आ जाएगा। तो 92 आपका सही जवाब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, यहाँ पे क्या कहा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा गया एक चिन्ह को कूट भाषा में यदि कीप ईटिंग और फूड्स को ये लिखा गया है तो आपसे पूछा है क्या उसी तरह से क्या स्टॉप ईटिंग और का कार्बर्ट्स को ये लिखा गया, तो आपसे ये पूछा है कि हमको आर आई है ना, ये यानी कि आर आई को क्या लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, यानी कि डोंट नॉट। डोंट नॉट ये नॉट हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप 102 का मिला लेंगे आंसर। कहा गया इसमें कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि एस एन आई टी सी एच को एन एस आई टी एच सी के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो इसको फ्राइडे को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसको क्या ये आपस में रिवर्स कर दिया गया है और यहाँ पे क्या इसको रिवर्स करके यानी ऐसे देख लीजिए ध्यान से, यानी कि यस एन को आपको एन एस कर दिया गया, ये बीच वाला शब्द वैसे लिख दिया गया दोनों, तो आप वैसे इसमें लिख देंगे। तो बीच वाला जब शब्द वैसे आप लिखेंगे तो यानी कि आर हो जाएगा एफ हो जाएगा। आर एफ कहाँ पे आपका आर है एफ है, दो ऑप्शन में मिल रहे हैं। उसके बाद आर आई यानी आई डी यानी कि यहाँ पे यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। केवल क्वेश्चन का आंसर हम लोग मैच करना है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। 103 में ये कहा है कि जिस तरह से हमारा क्या, जिस तरह में हमारा यहाँ पे आर एस टी को ये लिखा गया है उसी तरह से क्या जी एच आई को क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया गया। आर जैसे हमारे क्या 18वें नंबर पे आता है, एस 19वें नंबर पे, टी 20 नंबर पे, तो उसी तरह से क्या जी यानी कि कह सकते हैं क्या जी हमारा आएगा 7 नंबर पे, एच हमारा 8 नंबर पे और आई हमारा 9 नंबर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। यदि क्वेश्चन नंबर 104 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चलता है, तो शुरुआत स्थान से वह कितना दूर है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये आप कह सकते हैं क्या डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है। तो ये पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई लड़का है, उसके बाद ये कह रहा है कि उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व की यदि बात की जाए तो इस दिशा में चलेगा, यहाँ पे चलेगा पहले। उसके बाद यहाँ पे कहा 3 किलो, ये जो दूरी है ये 3 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कहा है कि फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में चलता है। तो दक्षिण पूर्व क्या होगा आप जानते हैं क्या, दक्षिण पूर्व की आपका कुछ क्या ऐसे होगा, आप यहां से यदि चलेगा तो कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे 4 किलोमीटर। उसके बाद ये कह रहा है कि शुरुआत स्थान से किस दूरी पे, तो आप यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पहले था अब यहाँ पे है। तो ये 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि आप जानेंगे क्या कि 3, 5 और 3, 4, 5 का एक ट्रिप्लेक्स बनता है। तो एक 3 है, एक 4 है, तो यहाँ पे एक आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 105 क्वेश्चन की यदि बात की जाए, 105 क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कहा है क्या कि सीमा पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी और 6 किलोमीटर चलने लगी, फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चली, अंत में वह दाईं ओर मुड़ी 18 किलोमीटर चली और अपने घर पहुंची। प्रारंभिक बिंदु से उसका कह सकते हैं संदर्भ से उसका घर क्या होगा, आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हैं, वैसे सभी लोग किए भी होंगे। तो इसका दक्षिण पूर्व इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आएगा। कैसे, ध्यान से देखिए, एक सीमा है तो दक्षिण पहले 8 किलोमीटर क्या पूर्व की ओर, यानी कि यहाँ पे यदि वो खड़ी है तो पूर्व इसका ये होगा 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर क्या दौड़ी। उसके बाद क्या फिर बाईं ओर, तो बाईं जब मुड़ेगी कोई व्यक्ति ऐसे जाएगा तो बाईं इसका क्या ये होगा। अब बाईं ओर जब ये जाती है तो यहाँ पे ये कह सकते हैं क्या 6 किलोमीटर ये क्या करती है चलने लगी, फिर यानी कि यहाँ पे पहुंच गई। उसके बाद फिर दाहिने ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर, यानी कि ये दाहिने इसका ऐसे जा रही तो ऐसे चली जाएगी, ये आपका हो जाएगा 4 किलोमीटर।
उसके बाद अंत में वह दाहिने ओर मुड़ी और 18 अंत में ऐसे जा रही है तो फिर दाहिने ओर है, यहाँ से 18 किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक 6 है तो 18 आप ऐसे कर देंगे, यानी कि यहाँ पे वो आ गए। उसके बाद कह रहा है कि संदर्भ में पूछा गया है प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में, पहले यहाँ थी अब यहाँ पे, तो ये जो दिशा होती आप जानते हैं क्या, इसे दक्षिण और पूर्व कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व जो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि ये इशारे वाले से बना। तो यहाँ पे कह सकते हैं क्या, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा मेरा पिता है। इसका मतलब क्या है, कोई पुरुष है, ध्यान से आप देखेंगे, यदि कोई मान लेते यहाँ पे कोई पुरुष है, उसके पिता कोई यानी एक पीढ़ी ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद उसका पिता होगा, उसके पिता, उसके जो पिता है उसका इकलौता बेटा जो है वो मेरा क्या, इकलौता बेटा, उसके पिता के पिता का इकलौता बेटा क्या है, मेरा पिता है। तो ये इसके भी पिता है तो उसके भी यदि पिता, उस महिला के भी यदि पिता होंगे तो कह सकते ये कैसा रिलेशन है। तो क्या कहा है, महिला का पुरुष का महिला से, यानी कि महिला क्या बुलाएगी, जब से कहेगा तो कहेंगे महिला से, यानी कि महिला इसको क्या बुलाएगी, तो आप कहेंगे क्या बुलाएगी, भाई बुलाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था ये। उसके बाद हम लोग आते हैं 107 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका मतलब कहा गया क्या कि ए एट रेट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। इसका मतलब यह है क्या, ये ऐसी सारी चीजें। अब क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, पूछा क्या है कि पी का यस से क्या संबंध है, यानी कि यस पी को क्या बुलाएगी, यस पी को क्या बुलाएगी। तो यहां से देखिए ऐसे क्वेश्चन का एक आसान सा ट्रिक होता है, आप सीधे क्वेश्चन को बिना हल किए हुए आंसर बता सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे यस और यहाँ पे क्या, यस को यहाँ यानी आपको उल्टा चलना है, रिवर्स हमेशा ऐसे चला जाता है ऐसे केस में। तो यानी यस डॉलर है यहाँ पे, इसका मतलब क्या, तो आप कहेंगे क्या कि ये बेटा है, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये अपने आप को आप समझिए कि आर क्या है, मेरा बेटा है। उसके बाद हज का मतलब है कि पति, यानी कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा आर क्या है, बेटा है। अब बेटे का क्या, पति, यानी बेटे का कह सकते हैं कि पत्नी, बेटे की पत्नी मेरी बहू होगी। और इसका मतलब क्या है, फिर हज पे डॉलर पे आएंगे तो बेटा, यानी कि पत्नी, यानी कि ये देखिए ये मेरा बेटा है, ये बेटे की क्या है, पत्नी है। अब पत्नी का यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो पत्नी का बेटा मेरा क्या लगेगा, तो आप कहेंगे ग्रैंडसन लगेगा। क्वेश्चन यदि आप समझे होंगे तो कर पाए होंगे ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये कहा गया कि यदि ए सी सी ओ एम पी एल आई एस शब्द का दूसरा अर्धभाग व्युत्क्रम किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं ओर से तीसरे स्थान के दाईं ओर चौथा स्थान होगा। ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है क्या, इसका अर्धभाग करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी ओ, यहाँ पे है एम है, पी है, यल है, आई है और एस एच, ऐसे। अर्धभाग करने का मतलब क्या है, अर्धभाग का मतलब क्या है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग है तो 5 5 के आप पेयर में क्या करिए, इसको तोड़ दीजिए ऐसे, ये कहा है। उसके बाद कह रहा है कि अर्धभाग को आप क्या करिए, एक अर्धभाग का मतलब ये वाला आप व्युत्क्रम कर लीजिए। उसके बाद कहा है इसमें से कौन सा अक्षर बाईं छोर से तीसरे, बाईं छोर से आपका यही होगा तीसरा, ठीक, बाईं छोर से तीसरा आपका ये होगा ऐसे, बाईं ओर से दाएं और चौथे स्थान पे कौन है, तो बाईं ओर से दाएं पे क्या है, ये सी है। और चौथे पे आप जब इधर से करेंगे व्युत्क्रम तभी भी आपका सी होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर ये ऐसे ही होगा, हम लोग सीधे आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 109, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का श्रृंखला को पहले दाएं आधे हिस्से का व्युत्क्रम किया जाता है, इसको आप किए होंगे उम्मीद है सारे लोग, तो इसका वी आंसर इसका आएगा, क्योंकि ए से लेकर के यदि आप देखेंगे यन तक, यन तक, तो ये 14 हो गया, तो 13 यानी कि आपका क्या, यम तक ऐसे करेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लीजिए और सभी को ऐसे आप लिख दीजिए। तो ऐसे लिखने के बाद आप जैसे ही करेंगे, कहा गया क्या, बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वें स्थान पे कौन है, तो ये वी आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110,
क्वेश्चन नंबर 110 में यदि देखा जाए, ये क्वेश्चन नंबर यदि 110 की बात की जाए, ये ऐसे क्वेश्चन नंबर यदि 110 की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि एक बैन आरेख दिया है। इसमें कहा है क्या कि कौन सा संख्या भारतीय भारतीय महिला को दर्शाती है जो साहसी है, यानी कि बोल्ड और ओमेन और ये आएगी। और उसके बाद कहा गया जो क्या परंतु सुंदर नहीं, यानी कि ये वाला जो आपका दिया है क्या, ये आपका स्क्वायर दिया है, ये नहीं आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 6 होगा, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगल जो हमारा आयत है वो क्या दर्शा रहा है, वो इंडियन को दर्शा रहा है, या हमारा सर्किल सर्किल कह सकते हैं ओमेन को दर्शा रहा है। हमारा जो त्रिभुज है कह सकते हैं ट्रायंगल है उसको क्या उस राशि को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 6 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये 6 इसका क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि ए 6 इसका सही। 111 की यदि बात करेंगे तो उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। इसका मतलब क्या है कि एक खेल है, एक फुटबॉल है, एक छिपकली है। तो आप पता है कि यदि कोई भी खेल होगा, कोई भी खेल, हॉकी हो, क्रिकेट हो, चाहे जो हो, तो उसी के अंदर आएगा। तो ये फुटबॉल है तो ये आपका आ जाएगा क्या, फुटबॉल इसके अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे छिपकली, खेल और फुटबॉल से छिपकली का कोई संबंध नहीं है, तो यानी कि ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि 112 क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपके पास क्या 13 है, पहले चेक कर लीजिए ऑप्शन से ही। ये 13 है और यू है, तो यू का मतलब क्या है, तो यू का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे आप कर देंगे प्लस, यानी कि 9 है तो लिखेंगे +9। उसके बाद यहाँ पे कहा गया कि 9 है, और उसके बाद टी देखिए यहाँ पे टी, तो टी का अर्थ गुणे से है, टी का अर्थ करेंगे गुणा से है। तो उसके बाद आपका यहाँ पे है टी का अर्थ यहाँ पे गुणे से, उसके बाद 8 है तो 8 कर लीजिए, 8 नहीं 81 है ये। उसके बाद डब्लू है, डब्लू का अर्थ है भाग, तो डब्लू के जगह पे आप यहाँ पे भाग कर देंगे। उसके बाद 27 है तो 27 लिख देंगे। उसके बाद कहा गया जेड, तो जेड का अर्थ बराबर से है तो बराबर कर देंगे। उसके बाद यहाँ 40 है तो 40 आप लिख देंगे। ध्यान से देख लीजिए, यानी कि यू था तो यू के स्थान पे हमने यहाँ पे क्या यू का मतलब भाग जोड़ दिया था तो जोड़ कर दिया। टी की जगह पे यहाँ गुणा दिया था तो गुणा हमने कर दिया। डब्लू के स्थान पे आपका भाग दिया था तो भाग, और जेड के स्थापन पे इक्वल यानी कि बराबर का सिंबल दिया था तो हमने बराबर कर लिया। आप देख लीजिए यहाँ से 27 तिया आप करेंगे तो 27 तिया 81 होता है, और 9 त्रिक होता है 27, 9 त्रि यानी कि 13 और प्लस का क्या 27 बराबर का हो जाएगा क्या 40। और ये 40 आपका यहाँ पे कहा भी था, यानी कि 40 बराबर का 40 आ गया। यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसमें ऐसे ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 113, 113 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि यहाँ पे सी का मतलब 84 है, और इसका क्या डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब 10 है, और एंड का मतलब यहाँ पे 14 दिया है, हैच का मतलब 8 दिया है, प्रतिशत का मतलब 4 है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे ये हैच है तो यहाँ पे आप 8 रखेंगे, और सी की जगह पे 84 रखेंगे, और उसके बाद क्या एंड के जगह पे 10 रखेंगे। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो 54 इसका क्या है, सही जवाब होगा। आपने किया भी होगा। 114, यक्स वाई से बिल्कुल दाएं बैठा है, यक्स 5 स्थान दाएं है, दाईं ओर जाता है, और वाई 5 स्थान बाईं ओर आता जाता है, और वे दोनों छोरों पर पहुंच जाते हैं। पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या क्या होगी। तो पंक्ति में व्यक्ति की कुल संख्या की यदि बात की जाए तो इसका जवाब जो होगा ये हो जाएगा आपका क्या, हल आपने किया होगा तो इसका आप होगा जब 12, 12 इसका क्या होगा, सही होगा। 115 को देखते हैं। 15 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यक्त कीजिए, जैसे कि कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, और आपका हथेली हो गया। उसके बाद आप कह सकते हैं कि उंगली हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले उंगली आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले उंगली आएगा, उसके बाद हथेली आएगा, उसके बाद कह सकते हैं क्या कलाई आएगा, उसके बाद आपका आएगा क्या कोहनी, उसके बाद आपका आएगा कंधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 116 की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 116, तो यहाँ पे कहा गया 4 विकल्प दिए गए हैं जो दिए गए सेट के समान है, यानी कि 123
123 है और 324 है और 425 है। इसके समान जो विकल्प होगा उसी को आप सही बताएंगे। तो यानी कि 116 का आपके पास हो जाएगा जो जवाब होगा, 116 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो डी फॉर डॉग यानी कि ये वाला आप मिलाए होंगे, इसको सही मैच कर लीजिए। 117 का क्या कहा है कि यदि इसमें आप देखेंगे तो ये आपका ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसका कौन सा सही विकल्प होगा? तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सेम वैसे ही है जैसे ये है। कैसे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या किया, आप देखेंगे ये इधर देख रहा है और ये वाला इधर देख रहा है। अब ये यहाँ पे देखेगा तो ये वाला ऊपर देखेगा। यदि आप ऐसे देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे ऐसे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 नंबर यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो आप मैच कर लेंगे। 118 नंबर का क्वेश्चन का ये कहा गया असंगत है। तो ये छात्र है, ये घर है। देखिए, न्यायाधीश न्यायालय में होता है, रोगी अस्पताल में होता है, अपराधी जेल में होता है, छात्र घर पर नहीं होता, छात्र स्कूल पे होना चाहिए। यदि इसका यानी कि ऑप्शन नंबर 118 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप मैच कर लेंगे, ए वाला सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 की यदि बात की जाए तो 119 का देखा जाए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। 120 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 120 का जो सही जवाब होगा ये टी हो जाएगा। आपने ऐसा क्वेश्चन किया होगा ये। उसके बाद 121 का यदि सही जवाब देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 121 का डी हो जाएगा, यानी कि केवल यस। यानी कि ये वाला क्या कहा है कि वह विकल्प चुने जो आकृति यक्स में मुड़े हुए रूप में काफी मिलता जुलता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, ऐसे यक्स का प्रतिशत है, यानी कि हैच का प्रतिशत, यानी कि ये ऐसे बनेगा जब भी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 122 की यदि बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 122 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैच कर लेंगे। समय का ध्यान में रखते हुए आप इसको मैच करेंगे। 123 की यदि बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 123 आपका ये है, आपका कहा गया ऐसे करके, तो इसका ऑप्शन नंबर आप कर लेंगे बी, यानी कि केवल धारणा कह सकते हैं सेकंड अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 100 यदि 24 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 124 में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लेंगे। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया हुआ, तो आप जानते हैं कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यानी कि 126 नंबर 126 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो 126 नंबर पे ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 127 की यदि बात करेंगे तो 127 नंबर में आपका क्या, यहाँ पे यदि देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, बी दिया है, सी दिया, तो ये 3 आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 ये वाला भी। 128 की यदि बात की, देखिए यहाँ पे क्या है कि टाइम न रहने की वजह से हम लोग केवल आंसर को देख रहे हैं सीधे सीधे। 128 नंबर क्वेश्चन के बाद इसमें त्रिभुजों की संख्या आपने किया ही होगा, क्या है 128 का जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे करेंगे 14 त्रिभुज इसमें है। इसका ट्रिक भी होता है, सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। यहाँ पे कहा गया कितने त्रिभुज है, इसमें भी यही पूछा है 129 में। 129 में आप देखेंगे तो ये आपका 13 सही है, इसका 14 सही है। 130 की यदि बात करेंगे तो 130 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, इसका बहुत सारे बच्चे सही किए होंगे और सही जवाब भी है। कहा गया कि निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से ऐसे कितने नौ हैं जिनके ठीक पहले क्या है 5 है। तो ये आप किए होंगे, यानी कि 5 के पहले वाले नौ एक यहाँ पे है, 5 के पहले वाले नौ क्या है, एक यहाँ पे है, एक आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पे, तो ये 3 सही हो जाएगा आपका। उसके बाद ये सिक्के वाले क्वेश्चन है, इसको भी आपने किया होगा, जो ये तो 131 नंबर का जो जवाब होगा 240 होगा, 240 इसका हल किए होंगे। 132 की यदि बात की जाए तो 132 नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 85 होगा, आप लोग मैच कर लेंगे। 133 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 133 में ये आकृति आपसे दी गई है, कहा गया है इसमें से छवि ज्ञात कीजिए, असंगत छवि ज्ञात कीजिए। तो असंगत छवि ज्ञात करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये ए, यानी कि चौथी छवि जो होगा ये वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 134 की यदि बात की जाए तो एक क्वेश्चन नंबर 134 में असंगत इसमें भी चुनना, तो ये आपका सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
उसी तरह से 135 की यदि बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 135 का जो सही जवाब होगा ए हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करेंगे तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन आप लोग